चलो लेक्चर 4 में देख लेते हैं क्या पढ़ा था हमने। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ चल रहा था, जिसके बाद हमने कैविटी प्रॉब्लम्स देखी थी, है ना। कैविटी प्रॉब्लम में क्या करते थे, वायर के अंदर जब भी कैविटी आती है तो आप उसे प्लस जे और माइनस जे से भर देते हो। प्लस जे से पूरा वायर मिलता है, माइनस जे से कैविटी वाला ऑपोजिट डायरेक्शन का वायर मिलता है, और दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर नेट मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है वो ये हैं, जो कि सॉलिड वायर के लिए है जे के टर्म्स में। ऑब्जेक्ट से बाहर के लिए म्यू नॉट जे आर स्क्वायर बाई 2x मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस पर म्यू नॉट जे आर बाई 2, और सरफेस के अंदर म्यू नॉट जे एक्स बाई 2, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं थी कैविटी प्रॉब्लम में? कई बार कर चुके हैं, रिपीटेटिव है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ अ वायर। तो अभी तक तो मैंने जो पॉइंट लिया था वो या तो पूरी तरह से वायर के बाहर होगा या फिर वायर के अंदर होगा पर कैविटी के बाहर होगा। मान लो इस तरह से वायर अब इनटू द प्लेन जा रहा है हमारा, है ना, और उसमें एक कैविटी भी है। कुछ इस तरह से वायर के अंदर मान लो कि हमें कैविटी दी गई है। ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ द वायर है O, और ये है कैविटी का O डैश। अब एक चीज याद रखना, कुछ लोग स्फीयर समझने लगते हैं इसे, ये स्फीयर नहीं है, ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, सॉलिड वायर, और इसमें जो करंट है वो इनटू द प्लेन जा रहा है हर जगह पर। तो आपको करंट डेंसिटी दे दी गई है, ये मान लेते हैं J है, ठीक है। यहां मैं हर चीज को लिख भी रहा हूं। O बेसिकली क्या है, एक्सिस ऑफ वायर, O डैश ये है एक्सिस ऑफ कैविटी, ठीक है ना। यहाँ पे हमें एक रैंडम पॉइंट लेना है, तो यहाँ मान लो कि मैंने एक पॉइंट ले लिया P, जो कि कैविटी के अंदर है। इसी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। मैं 3 वेक्टर डिफाइन करता हूँ यहाँ, एक A वेक्टर, एक X वेक्टर और एक Y वेक्टर। X और Y ऑब्वियसली क्या है, वेरिएबल हैं। तो X वेक्टर तो हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ वायर। वायर के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली y वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ कैविटी, और A वेक्टर ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्सिस ऑफ कैविटी विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ वायर। क्या टर्मिनोलॉजी सभी को क्लियर है, जो जो वेरिएबल्स मैंने चूज किए? अब मैं इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, आपको कैविटी को फिल करना होगा प्लस माइनस J से। इस डायग्राम को हम बाहर बना लेते हैं, है ना। मान लो कि मैंने यहां ले लिया ये पॉइंट हो गया हमारा P पॉइंट, ये हो गया आपका O यानी कि एक्सिस ऑफ वायर, और ये हो गया हमारा O डैश यानी एक्सिस ऑफ कैविटी। ये डिस्टेंस है A, ये है X और ये है Y, देख सकते हो। उसको बस बाहर ड्रॉ कर लिया। इस एंगल को मैं अज्यूम कर लेता हूँ अल्फा, उस एंगल को अज्यूम कर लेता हूँ बीटा। परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ये हाइट है h। अब जब आप प्लस जे से भर दोगे कैविटी को तो आपको क्या मिलेगा, प्लस जे से जब हम भर देंगे तो हमें एक पूरा सॉलिड कंडक्टिंग वायर मिलेगा, जो कि करंट को अंदर वाली डायरेक्शन में लेके जा रहा होगा,
और करंट डेंसिटी होगी उसकी जे। जब आप कैविटी को नेगेटिव करंट से भरोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक छोटा वायर मिलेगा कैविटी की रेडियस का, जो कि करंट को बाहर की तरफ ला रहा होगा, और करंट डेंसिटी इसकी भी क्या होगी, जे। यहां से अगर मैं एक रिलेशन देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि x साइन अल्फा इसकी वैल्यू h के इक्वल है, और यही इक्वल है y साइन बीटा के। देख पा रहे हो या नहीं? Yes. सिमिलर x cos अल्फा प्लस y cos बीटा इसकी वैल्यू है a, ये भी हम देख पा रहे हैं। Yes, sir. अब मैं देखना चाहता हूं इन दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लेते हैं B1 है मैग्नेटिक फील्ड, B1 है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, पूरा जो वायर होगा आपके पास, और B2 है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कैविटी। तो जरा ड्रॉ करके देखते हैं B1 B2 आएगा कहाँ। सबसे पहले B1 वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर, तो थंब रखो करंट की डायरेक्शन में I और फिंगर टिप्स को पॉइंट करो P की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी कुछ ऐसे आनी चाहिए। आ रही है या नहीं? इसे Yes, मैं कह sir. सकता हूँ P। Yes, sir. और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली इस पोजीशन वेक्टर से 90 डिग्री भी बनानी चाहिए, क्योंकि हम करके देख रहे हैं I क्रॉस R, तो कुछ इस तरह से आ रहा है। क्लियर है या नहीं? अच्छा, ये एंगल अगर 90 डिग्री है, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल हो गया हमारा 90 माइनस अल्फा, तो ये पूरा एंगल आपका हो जाता है क्या, अल्फा। सही है या नहीं? सिमिलरली इस वायर की वजह से, जो कैविटी वाला वायर है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर ड्रॉ करने की कोशिश करूं मैं P पॉइंट पर, तो आप देख सकते हो थंब आउट ऑफ द प्लेन यहाँ पे रखो और पॉइंट P की तरफ फिंगर टिप्स अगर करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से आएगी, उसे मैं कह सकता हूँ B2। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है, ये क्या होनी चाहिए, ये भी उसके पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। समझ आ रहा है? Yes, sir. बोलो, ये एंगल होना चाहिए हमारा 90 डिग्री। ये अब ये ऑब्वियसली 90 माइनस बीटा है, तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा। मैंने काफी बड़ा बड़ा बना दिया ताकि क्लियर हो जाए हमें। बस अब हम देख लेते हैं एक बार बी नेट अपनी एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स में आप देख सकते हो ये हो जाएगी B1 साइन अल्फा माइनस B2 साइन बीटा। B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आप लिख भी सकते हो B1 की वैल्यू क्या होगी, तो बस ये बताओ मुझे कि जो पॉइंट P है वो वायर के अंदर लाई कर रहा है, सरफेस पे लाई कर रहा है, या बाहर लाई कर रहा है? सर वायर के अंदर है। अंदर। और अंदर वाले पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता था, V0 JX by म्यू 2. नॉट जे, उसके सेंटर से डिस्टेंस है x बाई। सिमिलरली B2, तो कैविटी के लिए P पॉइंट अंदर लाई कर रहा है बाहर या सरफेस पर, तो कैविटी के लिए भी अंदर लाई कर रहा है, बस उसके सेंटर से डिस्टेंस y है, तो म्यू नॉट जे y बाई 2। फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। पुट कर देते हैं म्यू नॉट जे एक्स बाई 2 साइन अल्फा माइनस म्यू नॉट जे वाई बाई 2 साइन बीटा। म्यू नॉट जे बाई 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स साइन अल्फा माइनस वाई साइन बीटा। और इक्वेशन नंबर 1 अगर आप देखो, एक्स साइन अल्फा ये इक्वल है वाई साइन बीटा के, ये चीज हो जाती है 0। यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में नहीं आया। सिमिलरली बी नेट अगर मैं वाई में निकालता हूं तो आएगा B1 कॉस अल्फा प्लस B2 साइन अल्फा, सॉरी B2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। यहां से आपको म्यू नॉट जे बाई 2 फिर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x कॉस अल्फा प्लस y कॉस बीटा, जो कि हम जानते ही हैं कितना हो जाता है a के इक्वल, a बाई 2।
तो यहाँ से बी नेट की जो हमें वैल्यू मिलती है कैविटी के अंदर, वो मिल जाती है म्यू नॉट जे ए बाई 2। और ये कैसी आ रही है भाई? कांस्टेंट। कांस्टेंट आ रही है। ये कहानी एकदम रिपीटेड लगेगी अगर आपने जीवन में पहले कभी पढ़ाई की होगी, रो ए बाय 3 एप्सिलॉन वरना नॉट सब है। नया ही लग रहा होगा। बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की कैविटी रो ए बाय 3 एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला आया था। सिमिलरली यहाँ पे म्यू नॉट जे ए बाय 2 आया है। ए जहाँ पे याद रखना, ए यहाँ पे भी वही है जो वहाँ पे था, कैविटी के सेंटर से, कैविटी के सेंटर का पोजीशन वेक्टर वायर के रिस्पेक्ट में। बस यहाँ पे क्या हो जाता है, वायर है तो एक्सिस हो जाती है, सेंटर की जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्फीयर था। क्लियर है? अच्छा, डायरेक्शन कैसी आई है? ए वेक्टर देखो का। मैंने जो क्वेश्चन में पोजीशन वेक्टर अज्यूम किया था ए, वो हॉरिजॉन्टल था, पर नेट फील्ड वाई डायरेक्शन में आई है, यानी कि वर्टिकल में आई है। तो आपको ये भी याद रखना है कि बी नेट जो है इज डायरेक्टेड नॉर्मल टू ए वेक्टर यूजिंग पाम रूल। यहाँ भी पाम रूल यूज होगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो कि ये हमारे पास वायर है ना, और इसमें हम एक से ज्यादा कैविटी बना देते हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक मान लो यहाँ हो गई, और इस तरह से हमारे वायर में करंट अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो आप जानते हो तीनों के सेंटर की तरफ अगर आप वायर के सेंटर से पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हो तो एक ये आ जाएगा, इसकी कैविटी के सेंटर की तरफ ये, और इसकी तरफ ये। अब बस आप सेंटर पे फील्ड की डायरेक्शन निकाल लो वायर की वजह से। बताओ, अगर यहाँ पे करंट इनटू द प्लेन जा रहा है तो उसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल से क्या आती है? आई क्रॉस आर। देख पा रहे हो या नहीं? क्या आएगी डायरेक्शन, बोलो? आई राइट, कैप। राइट में आएगी सर। राइट। और ये कुछ इस तरह। सिमिलरली यहाँ पे निकालोगे, डाउनवर्ड, कुछ इस तरह। यहाँ पे निकालोगे, वर्ड, यानी परपेंडिकुलर होना चाहिए पोजीशन वेक्टर के, और यूनिफॉर्म होना चाहिए, इसलिए लाइंस कैसी रहेंगी? पैरेलल। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर आई थी, यहाँ पे नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर आती है। क्लियर है? यस। यस सर। इस पे आगे चल के हम क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखना है। किसी को कोई डाउट? नो सर। बढ़िया। तो ये हो गई कैविटी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ अ वायर। खैर, हम एम्पियर्स लॉ पढ़ रहे थे, उसके ऊपर एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक यूनिफॉर्म वायर है, यूनिफॉर्म नहीं लेते, चलो आर रेडियस का वायर है, ओके। और इनफाइनाइट वायर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर। आप जो डायरेक्शन के बारे में बता रहे थे ना, जो मैग्नेटिक फील्ड की आती है, वो एक बार बता हाँ, सकते एक सेकंड।
ठीक है, तो एक वायर है जिसमें करंट डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, बल्कि जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो उसका फंक्शन है x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो उसके लिए जैसे हमने डिराइव किया था ना रिजल्ट यूनिफॉर्म के लिए, 3 फॉर्मूले निकाले थे, बाहर वाले, सरफेस वाले और अंदर वाले पॉइंट के लिए। सेम चीज आपको निकालनी है, बस करंट डेंसिटी वेरिएबल है और मैग्नेटिक फील्ड और x का ग्राफ भी बनाना है। ओके, चलो डायरेक्शन के बारे में बेटा मैं ये कह रहा था कि जैसे कि फॉर्मूला आ गया है म्यू नॉट जे ए बाई टू, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैविटी में कैसे निकाली जाए, तो वो हम राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं। आप सिर्फ कैविटी के सेंटर पे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो। तो अगर आप देखो ये सेंटर है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया कैविटी का, करंट अंदर है, तो अगर आप आई क्रॉस आर करते हो, थंब अंदर करके कैविटी की तरफ पॉइंट करो, तो पाम आपको इधर की डायरेक्शन देगा, देगा या नहीं? यानी पूरी कैविटी में इधर की डायरेक्शन में ही होगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रहती है। ऐसे ही किसी भी कैविटी में चाहिए तो उसके सेंटर पे किस डायरेक्शन में फील्ड आ रही है ये देख लेते हैं, बस पूरी कैविटी में उसके पैरेलली फील्ड हो जाती है। ओके सर। चलो ट्राई करो ये वाला। सर आ गया वो एक्स लेस देन आर के लिए कांस्टेंट है म्यू नॉट इंटू जे नॉट, और उसके बाद के लिए म्यू नॉट जे नॉट टाइम्स ऑफ आर बाय एक्स। बहुत बढ़िया, एकदम सही। ठीक है, तो फंक्शन तो कैसा भी दिया जाता है, मैं अब आपको अप्रोच बताता हूँ कैसे करते हैं। करना हमें वही है, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ कि पॉइंट P आपका यहाँ कुछ है और ये डिस्टेंस सेंटर से मान लेते हैं R। तो हम R रेडियस का ही एक सर्कल या लूप खरीद लेते हैं, खरीद लेते हैं नहीं, बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं एम्पियर्स लूप, इसके चारों तरफ। अब इस लूप के लिए मैं लिख दूंगा इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL, ये होना चाहिए म्यू नॉट IN। अब दिक्कत यह है कि इसके अंदर सारा करंट है, जो भी करंट वायर के अंदर है वो सारा इस लूप के अंदर है, पर वायर के अंदर कितना करंट है मुझे यही नहीं पता। ये पता करने के लिए अब मैं क्या करूं, तो ये पता करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट, क्योंकि करंट डेंसिटी वेरी कर रही है। तो किसी भी डिस्टेंस r पे जाओ और dr थिकनेस का एक एलिमेंट कंसिडर कर लो, जैसे ये,
पहले हमें x के टर्म्स में चाहिए ना, तो ये बाहर वाले को x मान लेते हैं, x डिस्टेंस है बाहर वाली जहां आपको चाहिए। r पे जाके मैंने dr थिकनेस का एक ये एलिमेंट कंसिडर कर लिया, तो इसमें जो छोटा सा करंट आएगा di, इसकी वैल्यू क्या होगी, वो जाएगी यहाँ पे करंट डेंसिटी इंटू इसका एरिया। एरिया हो जाती है लेंथ यानी कि सर्कमफरेंस 2πr इंटू थिकनेस dr। इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा मैं 0 से लेके कैपिटल R तक, तो मुझे नेट करंट अंदर कितना ये मिल जाएगा। J की वैल्यू है J0/R इंटू 2πr dr 0 to R। R से R कट गया, इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ dr बचेगा और In की वैल्यू हमें मिल जाएगी J0 इंटू 2πr। क्लियर हुआ? ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी। सेकंड को उठा के 1 में रख देते हैं, तो आपको मिलेगा b इंटू डी एल, सर्कमफ्रेंस की लेंथ ऑफ द लूप, तो वो हो जाएगी 2πx इज इक्वल टू म्यू नॉट, और आई इन है J0 इंटू 2πr। यहाँ से आप b निकालते हो अगर, तो b आपको मिलता है म्यू नॉट J0 r बाय x, यानी मैं कह सकता हूँ b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ऐसा हमने किया है अगर x इज ग्रेटर देन r। किसी को डाउट पहले पार्ट के अंदर? नो सर। तो दूसरे पार्ट के अंदर जब when x इज इक्वल टू r पुट करोगे अगर, तो b आपको मिल जाएगा म्यू नॉट J0, इसी फॉर्मूले में रखने से। तीसरे पार्ट में अंदर का एक पॉइंट चाहिए, यानी x इज लेस देन r। तो अंदर का अगर पॉइंट चाहिए तो इंटीग्रेशन कहां तक किया जाएगा? इस बार आपका जो पॉइंट P है वो कुछ यहां लाई कर रहा है, तो ये x है ना। तो पिछले केस में हमने इंटीग्रेशन 0 से r तक किया था क्योंकि पूरा वायर अंदर था, पर अब इस केस में इंटीग्रेशन कहां तक किया जाएगा? सिर्फ x। बिल्कुल, तो b डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई इन, और आई इन के लिए हम यही लिखेंगे J0 इंटू म्यू नॉट, इंटीग्रेशन बचेगा dr का, पर 0 से लेके सिर्फ x तक इंटीग्रेट किया जाएगा, तो ये आ जाएगा J0 म्यू नॉट x। इसे उठा के यहाँ रख देते हैं, b इंटू 2π रह गया। क्या हुआ? हाँ 2π, b इंटू सर्कमफ्रेंस की लेंथ 2πx, ये होना चाहिए J0 म्यू नॉट इंटू 2πx, है ना। सॉल्व करोगे यहाँ से आपको b की वैल्यू जो मिलेगी वो म्यू नॉट J0 मिल जाएगी, जो कि कैसी है? कांस्टेंट, x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा अंदर वाला जो फील्ड है। तो अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछी जाए तो वो तो कैसी आ रही है? हमारी कांस्टेंट आ जा रही है। यानी अगर ग्राफ बनाए हम b का विद x, सरफेस पे हम निकाल चुके हैं, वैल्यू म्यू नॉट J0 है, अंदर भी हर जगह वैल्यू म्यू नॉट J0 है, और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, तो इस तरह का कुछ ग्राफ आ जाता है। क्लियर हुआ? यस सर। बोलो भाई। यस सर। ये है एप्लीकेशन एम्पियर्स लॉ की। यहाँ मैंने आपको J का एक फंक्शन दिया था, J का कोई भी दूसरा फंक्शन दिया जा सकता है क्वेश्चन करवाने के लिए। ओके, कोई डाउट? नो। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली मैग्नेटिक फील्ड जो आपको पढ़नी होती है वो पढ़नी होती है एक सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड मैग्नेटिज्म में काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अ सिलेंड्रिकल कोर tightly wound, a cylindrical core tightly wound with wires is called a solenoid.
इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। यानी कोई भी आपके पास सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है इस तरह से, है ना, और उसके ऊपर अगर आपने वायर्स को काफी टाइटली बांध दिया कुछ इस तरह से, है ना, तो इस शेप को हम जो कहते हैं या इस डिवाइस को हम जो कहते हैं वो कहते हैं एक सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड का यूज क्या आता है? तो ऐसा सोच के देखो, आपको पता है कि अगर वायर के अंदर करंट हो तो वो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड Magnetic प्रोड्यूस field. करता है। तो अब क्या किया है आपने, यहाँ ढेर सारे वायर को लपेटा है, तो यहां से देखने पे तो कॉइल ही दिखेगी ना आपको। यहां से अगर आप देखते हो साइड से तो आपको करंट कैरिंग कॉइल्स दिखेंगी, है या नहीं? यस तो सर। हर एक करंट कैरिंग कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड बना रही होगी। तो ये सोलेनॉइड में भी करंट जब पास किया जाता है तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ऐसी मैग्नेट को जो कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है उसे हम कहते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो बेसिकली अ सोलेनॉइड is used as electromagnets। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है? इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड व्हेन current passes through it, when current passes through it। समझ आया? जब भी किसी सोलेनॉइड से आप करंट पास करोगे तो उसके अंदर जो वायर के लूप्स हैं वो सब फील्ड बनाएंगे और वो क्या कर सकता है? मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकता है। फिर जब आप चाहते हो कि नहीं भाई मैग्नेटिक नेचर चला जाए तो हम सिंपली क्या करते हैं, करंट के फ्लो को बंद कर देते हैं और ये फिर से कैसा हो जाता है? न्यूट्रल। बात समझ आई? यस। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह हम एक सोलेनॉइड को यूज कर सकते हैं। ओके, और एक खास बात है इसकी कि फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड्स, अब लॉन्ग का मतलब ये नहीं होता कि सही में 1-2 किलोमीटर के हैं। लॉन्ग का मतलब होता है उनकी लेंथ उनकी रेडियस से बहुत ज्यादा हो। तो मतलब लेंथ अगर आप 1 मीटर भी रख रहे हो और रेडियस 1 सेंटीमीटर कर दो तो भी उसको लॉन्ग सोलेनॉइड कह देंगे। तो फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड्स यानी कि सिर्फ मैं लिख दूंगा लेंथ much greater than radius, magnetic field inside is uniform। तो अगर आपको कहीं भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, आपको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तब भी आप सोलेनॉइड का यूज करते हो। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड हमें लॉन्ग सोलेनॉइड से मिलती है वो ऑलमोस्ट कैसी रहती है? कांस्टेंट। अंदर हम तो ये मान के चलते हैं कि 100% यूनिफॉर्म ही रहती है। कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस शो की जाती हैं सोलेनॉइड से रिलेटेड। आप जानते हो अगर लाइंस के बीच का सेपरेशन फिक्स रहे तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या रहती है? फिक्स रहती है। कुछ इस तरह से समझ आया? यस सर। इस तरह से फील्ड लाइंस होती हैं एक सोलेनॉइड के लिए। ठीक है, यहाँ अगर ये रेडियस मैंने कह दिया r है और ये लेंथ अगर मैंने कह दिया l है, तो बस याद क्या रखना है कि l इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। ओके, तो चलो इस मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो इसके लिए क्या किया जाता है? इस सोलेनॉइड को वर्टिकली कट कर लिया जाता है। आप ऐसा मानो कि आपके पास एक सिलेंडर है और उसे आप लेंथ के अक्रॉस कट कर दो, तो उससे क्या होगा? हमारे पास ये टॉप वाला पोर्शन बचेगा और एक बॉटम वाला पोर्शन बचेगा।
और इस तरह का आधा कर्वेचर है जो स्क्रीन के पीछे जा रहा होगा। अब इस पे वायर जब लपेटे गए थे तो इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा था, तो यहां से करंट बाहर आ रहा था, देख सकते हो, इन सभी जगहों से, यस और इन सभी जगहों से करंट अंदर जा रहा था। तो इसको अगर कट कर दिया जाए लेंथ के अलोंग, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से करंट बाहर आ रहा होगा कुछ ऐसे, और यहां से करंट अंदर जा रहा होगा। समझ आया? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी हमें पता है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी आने वाली है। अब आपको यही बताना था कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। ओके, तो हर सोलेनॉइड के लिए एक स्पेशल क्वांटिटी होती है जो कि फिक्स्ड रहती है, जिसे हम कहते हैं एन। एन होते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। और एक होते हैं एन, यानी नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ऑब्वियसली इनके बीच में आप रिलेशन जानते हो, एन सिंपली हो जाएगा एन बाय एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है या नहीं? खैर मुझे यहाँ पे निकालना था कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी अंदर। तो मैंने क्या किया, एक एम्पियर्स लूप इमेजिन किया कुछ इस तरह से। ये हमने एम्पियर्स लूप इमेजिन किया है, जहां एंड्स को नाम दे दिया मैंने ए, बी, सी और डी। अब लूप की एक डायरेक्शन भी लेनी होती है, तो मैंने ये डायरेक्शन ले ली लूप की। समझ आ रहा है? यस सर। क्या लिख देंगे लूप के लिए? हम लिख सकते हैं लूप के लिए साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, यानी लूप की लेंथ के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट, ये होना चाहिए म्यू नॉट आई इन। ये जो साइक्लिक इंटीग्रल बी डॉट डी एल है, इसे मैं ब्रेक कर सकता हूँ, इंटीग्रल बी डॉट डी एल फ्रॉम डी टू सी प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एल सी से बी प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एल बी से ए और प्लस इंटीग्रल बी डॉट डी एल ए से डी। समझ आ रहा है मैंने क्या किया? यस टोटल लेंथ को मैंने ब्रेक कर लिया सिर्फ। सबसे पहले देखो, सी से डी में आप अगर बी डॉट डी एल करते हो, मान लो कि ये साइड की लेंथ एल है, ठीक है, और ये साइड की लेंथ कुछ बी है, तो क्या लिखूंगा मैं, बी इंटू एल, टोटल लेंथ जब जुड़ेगी, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, बी और एल की सेम, तो डॉट प्रोडक्ट भी खुलेगा तो कॉस जीरो आ जाएगा, है या नहीं? प्लस बी से सी को देखिए या सी से बी को देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ये है राइट की तरफ और डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल में, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज बी इज परपेंडिकुलर टू एल। समझ आया? प्लस यस बाहर ए से बी के लिए या बी से ए के लिए बी डॉट डी एल अगर हम करेंगे, तो क्योंकि ये लॉन्ग सोलेनॉइड माना गया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वैल्यू होती है जीरो। समझ आया? तो ये टर्म भी क्या आ गई, जीरो। प्लस ए से डी, फिर आप देख सकते हो वो भी मैग्नेटिक फील्ड से कैसा है, परपेंडिकुलर, तो वो भी आ गया जीरो, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन, अंदर कितना करंट है, हर एक लूप जो इस तरह से टर्न ले रहा है वो आई करंट लेके आता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है स्मॉल एन, तो एल लेंथ में कितने टर्न्स आ गए होंगे, एन इंटू एल, और हर एक में करंट है आई, तो आई, यहां से बी की वैल्यू हमें मिलती है म्यू नॉट एन आई।
और ये है फॉर्मूला जो हम याद रखते हैं। आप देख भी सकते हो ये कैसा आया, यूनिफॉर्म। कोई डाउट डेरिवेशन में किसी को? सर वो बी आउटसाइड मतलब एक्सपेरिमेंटली जीरो आता है। हाँ, क्योंकि सोलेनॉइड बहुत बड़ा है, तो आपको ये पता है जैसे बार मैग्नेट भी अगर आप देखो तो बार मैग्नेट में भी फील्ड की स्ट्रेंथ कोनों पर तो मैक्सिमम होती है, पर बीच में आते आते बहुत वीक हो जाती है। तो अगर बहुत लंबी बार मैग्नेट हो तो उसके ऑलमोस्ट सेंटर पे फील्ड क्या रहेगी, जीरो रहेगी कि नहीं रहेगी? यस सर। तो यहाँ भी लॉन्ग सोलेनॉइड ऑलमोस्ट इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड होता है, तो इसके बाहरी सतह पर फील्ड को जीरो माना जाता है। सर वो आई और इन कैसे लिखा है, एक और बार बता सकते हैं? आई इन, जो लूप आपने अज्यूम किया है उसके अंदर कितने टर्न्स आ गए होंगे ये मैं निकाल सकता हूँ। मुझे पता है स्मॉल n है नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेंथ में। यस सर। आपकी लूप की लेंथ l है, तो उसमें कितने टर्न्स आ गए होंगे, n इंटू एल। यस सर। और हर एक टर्न में एक I करंट फ्लो कर रहा है, तो टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा होगा, n l I। आई ओके सर। क्लियर है? चलिए, समय आ चुका है एक नोट लिखाने का। तो नोट है, द मैग्नेटिक फील्ड, the magnitude of magnetic field at any point inside a long solenoid is constant and it is equal to mu naught Ni। पहला पॉइंट याद रहेगा। दूसरा, द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नीट्यूड लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन भी सेम ही रहती है ना, तो द मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूँ। ठीक, उसी तरह से द मैग्नेटिक फील्ड at the edge of the solenoid, edge of long solenoid is mu naught Ni by 2, यानी B inside by 2 इसके इक्वल होता है B at edge, यानी कि mu naught Ni by 2। समझ आया? एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब होता है कोना। अंदर किसी भी पॉइंट पे, जस्ट एज के अंदर भी लोगे तो म्यू नॉट Ni होता है, पर ये जो आपकी एज है इस पे म्यू नॉट Ni by 2 होता है। अरे समझ आया? यस। याद रख सकते हो? यस। ठीक है ना? चल एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। कॉपी हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. चलो, तो फॉर अ सोलेनॉइड of length 100 centimeter and radius 1 centimeter,
find the magnetic field. Find the magnetic field at any point on the axis inside the solenoid carries 10 ampere current and has 1000 turns. ट्राई करो. सर हो गया. कितना आया? म्यू नॉट इंटू 10⁴. म्यू नॉट इंटू 10⁴. सही है क्या? यस सर. हाँ भाई, तो सिंपली क्या कर देंगे हम, बी हमें पता है, ये जाता है म्यू नॉट एन आई. म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो 1000 बाय लेंथ है हमारी 1 मीटर, 1 मीटर. है या नहीं? यस. इंटू करंट है 10 एम्पियर. यहाँ से आपको सिंपली मिल जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला. ये है हमारा आंसर. कोई डाउट किसी को? नो सर. याद रखना पर यूनिट लेंथ लेना होता है, ठीक है. अ सोलेनॉइड या a long solenoid having number of turns per unit length as n and current in wire as I is submerged in a medium with relative permeability μ1. Find magnetic field inside it. बोलो भाई. सर μ1 इंटू एन आई. μ1 into ni सर. μ1 into ni.
तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट कहाँ गया आपका, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू1 दी गई है, तो नेट परमिएबिलिटी कितनी हो जाएगी, म्यू1 इंटू म्यू नॉट इंटू NI। समझ आया? रिलेटिव परमिएबिलिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसा होता है। अरे समझ रहे हो या नहीं? यस सर, वो म्यू1 को मीडियम की परमिबिलिटी समझ लीजिए। हाँ, तो मीडियम की परमेबिलिटी दी गई हो तो वो डायरेक्टली यूज करेंगे, नहीं तो अगर रिलेटिव परमेबिलिटी कुछ दी गई है तो उससे आपको म्यू नॉट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में होता था, है ना? यस। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन में एक लॉन्ग सोलेनॉइड है और आपको P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। इसके लिए N है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, I है करंट इन सोलेनॉइड। ठीक है ना भाई? और एक्चुअली सोलेनॉइड को दो डिफरेंट मीडियम से भरा गया है, एक म्यू1 और एक म्यू2। तो म्यू1 कॉमा म्यू2 ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है, P पॉइंट इंटरसेक्शन पे लगाया गया है। तो यहाँ पे आपको बतानी है कि भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। सर म्यू1 इंटू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन म्यू1 म्यू नॉट NI/2 प्लस म्यू1 म्यू नॉट म्यू2 म्यू नॉट NI/2। सोचो सब लोग। So V equals to U1 into N into I by 2. Sir, mu naught I N I by 4 into mu1 minus mu2. तो देखो सबसे पहले इनको दो सोलेनॉइड मान लेते हैं, राइट लेफ्ट वाले के कोने पर है, उसकी वजह से क्या आ जाएगा, म्यू1 म्यू नॉट NI/2 प्लस राइट वाले के भी एज पर है, उसकी वजह से कितना आ जाएगा, म्यू2 म्यू नॉट NI/2। तो बी नेट जो आपको मिलेगा वो सिंपली क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट NI/2 म्यू1 प्लस म्यू2। क्लियर हुई क्या बात? यस। मैंने दो सेपरेट सोलेनॉइड मान लिए और दोनों की एज पे ऐसे मान लिया, क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम रहती है दोनों में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम रहेगी, इसलिए दोनों क्या होंगे, ऐड। कोई कष्ट किसी को? नो। क्लियर है? तो सिंपल है, लॉन्ग सोलेनॉइड हो तो सिंपली आप उसकी मैग्नेटिक फील्ड को यूज कर सकते हो। अब आगे चल के इसका और भी यूज आएगा जब इसकी फील्ड को हम यूज करेंगे। ओके चलो, इसका एक वेरिएशन आ जाता है जिसे हम कहते हैं टोरॉइड। तो जैसा कि अभी आपने देखा सोलेनॉइड का यूज क्या था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, है ना? वैसे ही जो हमारा अगला डिवाइस है टोरॉइड, इसका भी यूज आता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए, लेकिन इसमें हम लीनियर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बल्कि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। ये एक हॉलो पाइप की तरह है, हॉलो ट्यूब, समझ रहे हो ना? इस तरह से ट्यूब आपने देखा हो स्विमिंग पूल में या मूवीज में, कोई डूब रहा होता है तो शिप पे से ऐसा एक पूल फेंक के उसकी तरफ फेंक देते हैं, है ना, डूबने से बचाने के लिए, डोनट कह सकते हो। तो इस तरह का अगर कुछ है हमारे पास और उसके ऊपर हम वायर्स को लपेट दें, जिससे यहां से जैसे वायर अंदर जा रहे हैं तो यहां से वायर वापस से बाहर आ रहा है, इस तरह से लपेटा गया है।
तो इसे आप कहते हो एक टोरॉइड। तो टोरॉइड बेसिकली इसको अगर मैं कट करके सीधा कर दूं तो ये सोलेनॉइड जैसे ही तो हो जाएगा, है ना। तो इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, इस सोलेनॉइड की तरह ही होता है। इसकी एक्सिस यहाँ पे आती है, और जैसे कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग होती है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के अलोंग होती है, लेकिन यहाँ एक्सिस क्योंकि सर्कुलर कर दिया हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे हो जाती है, सर्कुलर हो जाती है। समझ आया? तो इट इज यूज्ड टू जनरेट यूनिफॉर्म circular magnetic field on the axis of toroid. अरे क्लियर हुआ क्या? यस। अब ट्यूब की थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं होती, लेंथ बहुत ज्यादा होती है सोलेनॉइड की, जैसे कि आप जानते ही हो। तो यहाँ पे एवरेज रेडियस यूज की जाती है, यानी एक्सिस तक की डिस्टेंस को ही रेडियस कहते हैं। सेंटर से एक्सिस तक की जो डिस्टेंस है उसी को रेडियस ऑफ टोरॉइड कहा जाता है। ठीक है ना। और एक टर्म हमें पता होती है एन, जो कि है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन टोरॉइड। नंबर ऑफ टर्न्स इन टोरॉइड। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बता सकते हो आप? n/2 अरे पाई। बड़ा ही आसान है। एन में बता सकता हूं टोटल टर्न्स अपॉन टोरॉइड की लेंथ, सरकमफ्रेंस। इसकी वजह से अब हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी थी कि एक्सिस पे कितनी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आती होगी। मैंने फिर क्या किया, इसे कट कर लिया उसी तरीके से, है ना? कुछ ऐसे। तो यहां से वायर्स बाहर आ रहे हैं, और यहां से वायर्स अंदर जा रहे हैं। हमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एट अ डिस्टेंस r। तो मैंने क्या किया, सेंटर से r डिस्टेंस पर ही अपना एम्पियर्स लूप चूज कर लिया। ये सेंटर से r डिस्टेंस दूर हमने चूज कर लिया अपना एम्पियर्स लूप। लगा देते हैं लॉ, इंटीग्रल b.dl ये होना चाहिए म्यू नॉट आई एन। b dl हो जाएगा 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट, कितना करंट अंदर है, हर एक वायर करंट आई लेके घूम रहा है, और टोटल टर्न्स जो हैं वो सारे के सारे हमारे लूप के अंदर हैं या नहीं। तो टोटल करंट कितना हो गया, n इंटू आई। यहाँ से b आपको मिलता है म्यू नॉट एन आई बाई 2πr, और n/2πr आपको पता ही था, म्यू नॉट एन आई। तो ये वही आया जो सोलेनॉइड में आता है, क्योंकि ये सोलेनॉइड ही तो है जिसके एंड्स को जोड़ दिया है। तो फॉर्मूला सेम आता है, बस टोरॉइड के क्वेश्चन में जनरली आपको टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए जाते हैं, है ना, और रेडियस दे दी जाती है। तो आप स्मॉल n को कैपिटल N अपॉन 2πr लिख सकते हो। क्लियर हुआ है नहीं? यस। कोई डाउट किसी को? नहीं है? नो। तो यहाँ आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो खत्म हो जाती है। ओके, इनका यूज आगे आएगा मैग्नेटिक फोर्स में, पर मेनली ये सारी फील्ड आपको याद होनी चाहिए। शुरुआत से अगर देखें तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर, सेमी फाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो वायर, ड्यू टू अ सॉलिड वायर कैविटी के अंदर, ड्यू टू अ रिंग ऑन द एक्सिस, रिंग के सेंटर पे आर्क की वजह से, है ना,
कैविटी के अंदर सॉलिड वायर की, सोलेनॉइड और टोरॉइड। ये मेन मैग्नेटिक फील्ड हैं जो हम याद रखते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट थी, अब तो आप समझ गए होंगे, वैसे ही ये सभी मैग्नेटिक फील्ड भी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ? यस एक फील्ड और बच जाती है, एक फील्ड और बच जाती है जो कि पहली फील्ड जो मैंने बताई थी वही है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। अच्छा, ये याद करो सबसे पहले क्या डिस्कवरी हुई थी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है? ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर। हमें ये पता लगा कि अगर कोई वायर करंट लेके जा रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज ही तो होता है। यानी बेसिकली वहां पे हमने कहा था कि कोई पार्टिकल अगर फ्लो कर रहा है, अगर वो मूव कर रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हमारे वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। समझ आया? तो द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। पर इसे हम लास्ट में बता रहे हैं, ठीक है? जब बायट सेवर्स लॉ दिया गया था तो पहले यही फॉर्मूला दिया गया था और यहां से वायर की वजह से कितनी फील्ड आई वो फॉर्मूला लाया गया था। तो हम उल्टे चल रहे हैं क्योंकि चार्ज का थोड़ा फील कर पाना शुरुआत में मुश्किल लगता है, करंट थोड़ा सा आसान लगता है, ठीक है? तो आप ऐसा देखो कि अगर आपके पास करंट कैरिंग वायर है I, है ना, एक करंट कैरिंग वायर है I, और इसका छोटा सा एलिमेंट अगर लेते थे आप DL, और यहाँ पॉइंट होता था P, ये पोजीशन वेक्टर होता था R, तो आपने कहा था dB बायट सेवर्स लॉ, ये था μ0/4 I dl क्रॉस R बाय R3 था या नहीं? अब बेसिकली ये फ्लो ऑफ चार्ज ही तो था। तो मैं मान लेता हूं कि अगर कोई चार्ज, ये तो हो गया सबसे पहले वायर के लिए, हम बात करें अगर किसी चार्ज की, तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और यहाँ कोई पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर है R, तो इसकी वजह से वहाँ कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी अगर ये हमसे पूछा जाए तो वो भी हम बता सकते हैं। कैसे? आप ऐसा सोच के देखो, ये वायर मान लेते हैं कि dl डिस्टेंस चल लेता है dt टाइम में, ठीक है? द चार्ज मूव्स dl डिस्टेंस इन टाइम dt। अरे समझ आया कि नहीं? तो आप क्या कह सकते हो कि v जो है ये बेसिकली dl/dt है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो हमारा बायट सेवर्स लॉ में वायर का फॉर्मूला है μ0/4 I को मैं क्या लिख सकता हूं? I को मैं dq/dt लिख सकता हूं। dl को मैं vdt लिख सकता हूं बाय R3। dt जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा और dq चार्ज जो फ्लो किया है चार्ज वो मैंने q माना है। dt अगर हम काट दें तो यहाँ से dB का फॉर्मूला हमें मिलता है μ0/4 q v क्रॉस r बाय R3। तो अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसकी वजह से P पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो जिसका पोजीशन वेक्टर R है, तो उसका फॉर्मूला जो आपको मिलता है वो मिल जाता है μ0/4 q v क्रॉस r बाय R3। डायरेक्शन ऑब्वियसली क्या रहेगी? डायरेक्शन अलोंग v क्रॉस r, वेलोसिटी की तरफ थंब और r की तरफ फिंगर टिप्स। समझ आ रहा है?
पर ये किसके लिए? Yes. फॉर पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि देखो जब पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो इक्वल साइन मैग्नेटिक फील्ड का और V क्रॉस R का सेम आएगा। पर चार्ज अगर नेगेटिव हो गया तो V क्रॉस R की डायरेक्शन और dB की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी या नहीं? अरे बोलिए। Yes. बस तो ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। तो बायट सेवर्ट्स लॉ पहले इसके लिए दिया गया था और यहां से वायर के लिए निकाला गया, हमने उल्टा देख लिया। क्लियर है? Yes. तो अब मैग्नेटिक फील्ड को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत डिटेल में पढ़ना और रट लेना। ये फॉर्मूले एक जगह लिख लेना, मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि आगे का जो चैप्टर है मैग्नेटिक फोर्स, उसमें हम निकालेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है फील्ड की वजह से। पर अगर आपको फील्ड ही नहीं आता होगा तो फोर्स नहीं आ पाएगा। तो इन सबको बाय हार्ट कर लो, राइट हैंड रूल की प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. चलो एंड करें फिर। Yes. Yes, sir. Hi. थैंक यू एवरीवन। Thank Thank you. you, sir.